चलो दोस्तों, आज हम लोग लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो लोक नीति के अध्ययन की शुरुआत 1922 में हुई, जब चार्ल्स मेरियम ने सरकार की वास्तविक गतिविधियों को लोक नीति के रूप में परिभाषित किया। पर 1960 और 70 के दशक में इसका अध्ययन ज़्यादा होने लगा। लोक नीति की विशद विवेचना डेनियल लर्नर व हेराल्ड डी लासवेल नीति विज्ञान ने अपनी पुस्तक द पॉलिसी साइंस 1951 में की थी। हेराल्ड लासवेल ने सर्वप्रथम 1941 में नीति विज्ञान की धारणा का विकास किया। 1951 में नीति विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान कौन है? एजेकल ड्रोर हैं। ड्रोर नीति मुख्य कार्यवाही के लिए समान दिशा निर्देश है। तो नीति मुख्य कार्यवाही के लिए समान दिशा। फॉर एग्जाम्पल भारत की जो एजुकेशनल पॉलिसी, तो एजुकेशनल पॉलिसी में जो मुख्य कार्यवाही होगी उसके लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो भारत आगे चल के शिक्षा के में क्या करेगा, इसके लिए दिशा निर्देश एजुकेशनल पॉलिसी में मिलेंगे। फिर थॉमस डाई के अनुसार लोक नीति का संबंध उन सभी बातों से है जिनमें सरकार करने अथवा ना करने का निर्णय लेती है। लोक नीति की विशेषताएं, तो यह जनता के लिए बनी सरकारी नीति होती है। यह उद्देश्य पूर्वक बनती है, संयोगवश नहीं। यह सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा क्रियान्वयन तथा सामूहिक कार्यों का परिणाम है। यह सतत प्रक्रिया है। यह सरकार के लक्ष्यों यानी उद्देश्यों तक पहुंचने का साधन है। यह संविधान, कानून, अध्यादेश, विनिमय, आदेश या न्यायिक निर्णय के रूप में प्रकट होती है। कुल मिलाकर नीति विश्लेषण के तहत यह निर्धारण किया जाता है कि नीति कैसे बनती है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे क्रियान्वित की जाती है व कैसे इसे बेहतर बनाया जाता है। लोक नीति के प्रकार है, तो सारवान नीति एक संगठक नीति होती है, एक नियामकीय नीति होती है, एक वितरणात्मक नीति होती है, फिर पुनः वितरणात्मक नीति और क्षेत्रक नीति होती है। पहली है सब्सटेंटिव पॉलिसी यानी सारवान या तात्विक नीति। तो ऐसे मूल प्रशासनिक व सार्वभौमिक विकास से संबंधित है। तो ये बेसिकली मूल, प्राथमिक एवं सार्वभौमिक विकास से संबंधित है, या किसी एक समुदाय से संबंधित नहीं है। तात्विक नीति के उदाहरण है शिक्षा नीति, पर्यावरण नीति, रोजगार नीति। ये मूल, प्राथमिक और सार्वभौमिक विकास से संबंधित होती है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसी संगठक नीति, यह ज्ञान व तकनीक विशेषज्ञता पर टिकी हुई, व्यापक संदर्भ वाली, न लाभार्थियों का समर्थन न समर्थन अपेक्षित, जैसे विदेश नीति या सुरक्षा नीति। वितरणात्मक नीति डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, यह संसाधनों के समान वितरण पर टिकी होती है, व्यक्तिगत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष सुविधा देती है, इन्हें भारी जन समर्थन मिलता है। राष्ट्रीय उद्यान, प्रौढ़ शिक्षा, खाद्य कार्यक्रम, सामाजिक बीमा, टीकाकरण, लोक कल्याण कार्यक्रम, ये सब वितरणात्मक डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी के उदाहरण है। फिर पुनः वितरणात्मक नीति यानी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने वाली नीति जो सामाजिक कल्याण पर आधारित रॉबिनहुड टाइप शैली, जिसमें अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों को राहत दी जाती है। उनके लिए भूमि सुधार, आरक्षण, सकारात्मक कार्यवाही, सिर्फ लाभार्थी भर का भरपूर समर्थन इसमें किया जाता है। रेगुलेटरी पॉलिसी नियामकीय नीति, सरकारी नियंत्रण वाली दंडात्मक कार्यवाही पर ये की जाती है। शांति एवं व्यवस्था वाली, बीमा, लाइसेंस, परमिट, व्यापार, व्यवसाय नियंत्रण, परिवहन संबंधी उल्लंघन पर नीतियाँ, ये कम जन समर्थन इनका रहता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों के ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करती हैं, इसलिए लोग इनका समर्थन तो क्यों ही करेंगे। क्षेत्रक नीति 3 प्रकार की होती है, नियामकीय नीति, आर्थिक नीति। आर्थिक नीतियों में औद्योगिक नीति, कृषि नीति, व्यापारिक नीति, खनिज, आवास, ऊर्जा, राजकोषीय, आयात निर्यात की नीति आती है। सामाजिक नीति में शिक्षा नीति, स्वास्थ्य, बाल श्रम, महिला श्रम, निःशक्त जन नीतियाँ आती हैं। वुडरो विल्सन ने नीति निर्माण एक राजनीतिक क्रिया या एक राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल फंक्शन है, जबकि प्रशासन का संबंध नीति के क्रियान्वयन से है। नीति निर्माण एक राजनीतिक क्रिया है, राजनीतिक कार्य है, जबकि प्रशासन का संबंध नीति क्रियान्वयन से। तो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या करता है, जो पॉलिसीज है उनको एग्जीक्यूट करता है, और नीति निर्माण ये राजनीतिक कार्य है, यानी लेजिस्लेचर द्वारा नीति का निर्माण किया जाता है, एग्जीक्यूटिव उसको केवल और केवल उसका क्रियान्वयन करता है। वर्तमान में नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों में राजनीतिक एवं प्रशासन की समान भूमिका पाई जाती है। नीति तथा प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं। नीति तथा प्रशासन राजनीति के जुड़वा बच्चे हैं जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, ऐसा पीटर ऑडिगार्ड कहता है। फिर लोक नीति निर्माण, तो इसमें निर्माण व स्वीकृति सरकार द्वारा दी जाती है। फिर निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तत्वों का योगदान होता है।
लोक नीति की प्रकृति तो ये भविष्य उन्मुखी होती है, यानी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। कोई भी नीति फ्यूचर ओरिएंटेड ही होती है। जैसे अभी एजुकेशनल पॉलिसी आई तो उसमें भी फ्यूचर ओरिएंटेशन दिखा कि भारत की जो शिक्षा नीति है भविष्य में किस प्रकार की होने वाली है, भारत शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य में क्या करने वाला है। फिर ये समय एवं परिस्थिति अनुसार होती है, परिवर्तनकारी होती है। फिर साधनों एवं संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग इसमें सुनिश्चित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोल पॉलिसी जो भारत की, या जो अन्य जो बहुत सारी पॉलिसियां होती हैं उनमें क्या रहता है कि साधनों एवं संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज डन। सरकारी नीतियों की परिणति फिर नीति के अनुसार निर्णय, वास्तविकता एवं व्यवहारता का पता चलता है क्रियान्वयन के स्तर पर। तो जो वास्तविकता है या कि इसकी व्यवहार परकता क्या है, व्यवहारिकता क्या है, इसका पता कहाँ चलेगा? जब आप क्रियान्वयन करेंगे, नीति को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे, तब इसकी व्यवहारिकता और इसकी वास्तविकता का पता चलेगा। लोक नीति का सर्वोच्च क्षेत्र है संविधान। संविधान एक प्रकार से लोक नीति ही है, संविधान के माध्यम से बनाई गई। लोक नीति निर्माण में 4 तत्व 4 आईज का महत्वपूर्ण स्थान है। इसको बैली 4 आई का कॉन्सेप्ट देते हैं। कौन कौन से? पहला है आई से आइडियाज यानी विचार, दूसरे आई से इंटरेस्ट यानी हित, तीसरे आई से है इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं, और चौथे आई से इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति। लोक नीति निर्माण के चरण, तो पहला है समस्या की पहचान। कोई भी लोक निर्माण, जैसे मान लो एजुकेशन पॉलिसी बनी या भारत की जो एनवायरमेंटल पॉलिसी, तो उसके चरण क्या? सबसे पहले समस्या की पहचान की जाएगी। तो भारत की फॉर एग्जाम्पल अगर शिक्षा नीति है तो शिक्षा नीति की क्या समस्याएं हैं उसको पहले देखा जाएगा, या जो शिक्षा है उसकी क्या समस्या है, भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्या समस्याएं ये देखा जाएगा। फिर हमें एजेंडा निर्धारित करना पड़ेगा कि ये समस्या है, अब इसको हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है, या हमारा एजेंडा क्या है, हम किस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं, है किस प्रकार की, उसमें हम समस्या की पहचान करेंगे, और हमें चाहिए किस प्रकार की शिक्षा नीति, उसको हम एजेंडा अपना तय करेंगे। फिर नीति अंगीकरण यानी अडॉप्शन करेंगे, तो दोनों को हम लोग जांचे परखेंगे और एक नई जो पूरी व्यवस्था है उसको बनाएंगे कि ऐसे ऐसे एजुकेशन पॉलिसी बनाई है और उसको हम अडॉप्ट करेंगे। फिर नीति निर्माण किया जाएगा। फिर नीति निर्माण के बाद नीति क्रियान्वयन की बात आती है। नीति मूल्यांकन, अब इसके बाद अगर क्रियान्वयन किया गया तो इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए ना, कि क्या पॉलिसीज रही, क्या उसका परिणाम क्या रहा। तो ये बेसिकली इसमें नीति मूल्यांकन एवं विश्लेषण के अंतर्गत आता है। स्टेजेज ऑफ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, या नीति निर्माण के चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण एवं चतुर्थ चरण। तो पहले चरण में पॉलिसी इनिशिएशन होता है, सबसे पहले पॉलिसी को लाया जाता है। इसमें समस्या की शुरुआत होती है, एजेंडा सेटिंग की जाती है यानी समस्या निश्चित की जाती है। एजेंडा सेटिंग टॉप से होती है या सरकारी मंत्रिमंडल या सरकारी एजेंसी में डाउन से हो सकती है, अर्थात जन दबाव द्वारा। तो एजेंडा सेटिंग या तो टॉप के लोग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री कर दें, या जो आम जनता है वो भी एजेंडा सेटिंग का काम कर सकती है। एजेंडा सेटिंग में निम्नलिखित तत्वों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है: दबाव समूह, थिंक टैंक, जनमत, सरकारी एजेंसियां और मीडिया। एजेंडा सेटिंग अर्थात समस्या या मुद्दे का निर्धारण, यह इनपुट है, आप इनपुट दे रहे हैं एक प्रकार से। दूसरा है पॉलिसी फॉर्मेशन, तो आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में फलाना फलानी समस्या है, फलाना फलाना कार्य आपको करना है, या आपको इतनी फंड एलोकेट करना है, सब आपने बताया है ना। हम मानते हैं कि निचले स्तर पर यानी बॉटम से ही नीति निर्धारण के लिए प्रेशर बनाया गया, प्रेशर ग्रुप के द्वारा, है ना। आप दूसरे चरण में क्या होगा? पॉलिसी फॉर्मेशन होगा। तो इस चरण में समस्या समाधान के विकल्पों का निर्माण व चयन किया जाता है कि हमारे पास समाधान के विकल्प क्या हैं और चयन हम उसका निर्माण और चयन कैसे करेंगे। नीति निर्माण इसमें किया जाता है। नीति निर्माण में हालांकि अंतिम निर्णय राजनेता ही लेते हैं, पर विभिन्न हित समूह इस निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो हालांकि अंतिम निर्णय राजनेता ही लेंगे, लेकिन जो विभिन्न हित समूह हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका तो अदा करते हैं, और अंतिम निर्णय में वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सरकार को सोच के दायरे को बढ़ाने के लिए, संकीर्ण करने के लिए। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें आउटपुट यानी निर्णयों को लागू किया जाता है। तो वाल्डावस्की ने इसे स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर, सत्ताधारी के प्रति सत्य बोलना कहा है, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। तो अच्छा, बेसिकली क्या होता है? ब्यूरोक्रेट्स अपनी जो पोजीशन है उसको बचाए रखने के लिए राजनेता की बुराई नहीं करते हैं, या उसको बताते नहीं कि ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, उसको बरगला देते हैं नेता को कि हाँ जो आप कर रहे हैं वही सही है, या उनका समर्थन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से करते हैं।
लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में या हम भारत की जो नीति भविष्य में जो नीतियां बनाते हैं भविष्य के लिए, उसमें ज़रूरी है कि आप एज अ ब्यूरोक्रेट जो आपको अपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना नॉलेज इकट्ठा किया है उसको आप राजनेता को बताएं, है ना। उसके मुंह पर बोलें कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसा ऐसा इसमें हो सकता है, और जो आप मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर राजनेता कुछ आउट ऑफ द वे जाके डिमांड कर रहा है तो उसको आप बता सकते हैं भाई ये समस्या है, आप ऐसा इसको कर सकते हैं, जो मेरे विचार हैं, बाकी आप जानो आपका काम जाने। पॉलिसी इवैल्यूएशन, तो इसका संबंध लागत लाभ विश्लेषण एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से है, या फीडबैक से निकटता से जुड़ा चरण है। थॉमस डाई के अनुसार इसका तात्पर्य है हु गेट्स वाट। संक्षेप में नीति निर्माण के चरण हैं, तो पहला है पॉलिसी इनिशिएशन, नीति पहल या उपक्रम, पॉलिसी फार्मुलेशन नीति निर्माण, तीसरा है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, और चौथा है पॉलिसी इवैल्यूएशन। डेनियल लर्नर ने मूल्यांकन के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है प्रक्रिया मूल्यांकन, इन प्रोसेस का आप मूल्यांकन करिए। तो नीति निर्धारित दिशा निर्देशानुसार एवं प्रक्रिया अनुसार लागू हुई है या नहीं। तो नीति को निर्धारित दिशा निर्देशानुसार एवं प्रक्रियानुसार लागू किया गया है या नहीं, पहला है। दूसरा है प्रभाव मूल्यांकन, लक्षित समूह पर पड़े सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है समग्र मूल्यांकन, पूरी तरह इसको इवेल्युएट किया जाता है। पॉलिसी एनालिसिस, तो इसमें नीति निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन के साथ साथ अन्य आयामों का भी विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण मूल्यांकन से ज्यादा विस्तृत होता है। लोक नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के प्रतिमान मॉडल्स क्या क्या है, तो इसमें संस्थानिक प्रतिमान है, इंस्टीट्यूशनल मॉडल है, या इसे इंस्टीट्यूशनलिस्ट मॉडल भी कहा जाता है। यह सरकार के औपचारिक एवं संरचनात्मक पक्षों पर बल देता है। यह नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में केवल औपचारिक संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करता है। तो इसके समर्थक हैं कार्ल जे फेडरिक, इनकी पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। 1950 में आती है। नव संस्थानिक प्रतिमान, न्यू इंस्टीट्यूशनल मॉडल, तो इसके समर्थक हैं थियोडोर लेवी, ग्रेन्स फ्रैंकलिन और माइकल हेज। यह संस्थाओं, उनकी उपव्यवस्थाओं तथा प्रभावित वर्ग तीनों का अध्ययन करती हैं। उनके लिए पुनर्विचारात्मक जो नीतियां भावात्मक होती हैं, अतः एक ही बार इनसे खुश होता है। संगठक नीतियां ना तो किसी को लाभ पहुंचाती हैं और ना ही दंडित करती। प्रक्रिया प्रतिमान, प्रोसेस मॉडल, चार्ल्स ओ जोन्स का है। तो यह यही नहीं देखता कि नीतियां कैसे बनती हैं, जो प्रक्रिया मॉडल है, बल्कि यह भी देखता है कि कैसे बननी चाहिए। पर यह लोकनीति के सार तत्व कौन क्या प्राप्त करता है, क्या अवहेलना करता है। अभिजात वर्ग प्रतिमान, एलिट मॉडल, सी राइट मेल की पुस्तक है द पावर एलिट, 1956 में आती है। द पावर एलिट, लोक नीतियां केवल अभिजात वर्ग की इच्छाओं, मूल्यों एवं स्वहितों को ही प्रकट करती हैं। आम जन की ये कोई भूमिका हित नहीं होता है इसमें, ये ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। ऐसा अभिजात वर्ग प्रतिमान एलिट मॉडल में सी राइट मिल्स कहते हैं अपनी पुस्तक पावर एलिट के माध्यम से। समूह प्रतिमान, ग्रुप मॉडल, तो इसमें आर्थर वेंडले हैं, प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट 1960 में। डेविड ट्रूमैन है, द गवर्नमेंटल प्रोसेस 1951 में। और अर्ल लैथम है, द ग्रुप बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स 1952 में इनकी पुस्तक आती है, द ग्रुप बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। लोक नीतियां समूहों के संघर्ष का परिणाम है। समाज के बहुत सारे समूह, अनौपचारिक या औपचारिक समूह, लॉबी, हित समूह, राजनीतिक दल आदि अपने अपने हितों के लिए संघर्षरत रहते हैं। नीति निर्धारक इन समूहों से निरंतर मोल भाव, विचार विमर्श, सौदेबाजी और समझौते कर नीति निर्माण करते हैं। यह मॉडल मुख्यतः विधायिका द्वारा समूह संघर्ष के पश्चात जारी लोक नीति अध्ययन पर केंद्रित है। फिर क्रीड़ा प्रतिमान, गेम मॉडल, इसे गणितज्ञ जॉन वान न्यूमैन द्वारा समर्थित है ये। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं होता, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति में दूसरे क्या करेंगे को आधार बनाकर स्वयं के निर्णय निर्मित एवं परिवर्तित करने पड़ते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं होता। तो आप फॉर एग्जाम्पल कोई आप पेपर देते हैं, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ का कोई एक क्राइटेरिया नहीं। जैसे आपने नेट का पेपर दिया, तो सर्वश्रेष्ठ क्या है पता नहीं है, क्योंकि आपको दूसरे क्या करेंगे उसको आधार बनाकर स्वयं के निर्णय निर्मित एवं परिवर्तित करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर कठिन आ गया, तो अब आपने 105 का जो लक्ष्य बनाया था वो कुछ मायने नहीं रखता, सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है। अब आप 95 में भी जीआरएफ ले सकते हैं, बशर्ते कि आप उतने क्वेश्चन सही करके आए। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, विदेश नीति, युद्ध एवं शांति, परमाणु अस्त्रों के प्रयोग एवं सस्तीकरण तथा धैर्य गठबंधनों में प्रयुक्त होता है। उनके लिए चिकन थ्योरी, कायर थ्योरी, सकरे पुल पर आमने सामने आती गाड़ियां जो साइड दे दें वह कायर है।
इसे ब्रिंकमैनशिप कहते हैं, जो यह बताती है कि आप न केवल दूसरों को डरा रहे हैं बल्कि स्वयं भी खतरे में पड़ने को तैयार हैं। तो ये एक प्रकार से चिकन नेक थ्योरी इसका उदाहरण है, या ब्रिंकमैनशिप। तो फॉर एग्जांपल 1961 में जब क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस हुई, तो उसमें जो यूएसए है वो ब्रिंकमैनशिप की नीति अपना रहा था। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक संकरी रास्ता है जहां से दो ट्रक हैं आपस में आ रहे हैं, तो अब एक ही रास्ता है, एक पुल है, दो ट्रक आ रहे हैं, तो एक जो ट्रक है फॉर एग्जांपल यूएसए का ट्रक आ रहा है, दूसरी तरफ से शहर का ट्रक आ रहा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की समस्या। तो यूएसए ने बिल्कुल अंतिम तक ये जताया कि हम घुसेड़ देंगे पुल में, हम पुल में आ ही जाएंगे, हम मतलब अगर आ गए तो फिर ठोकर वोकर मार के हम चले जाएंगे आपको, उसने ये दिखाया। तो इसके साथ डर गया कहीं वास्तव में चढ़ा ना दे या पुल के ऊपर ना आ जाए, तो उसने अपनी गाड़ी को धीमा कर लिया, उसको साइड देके जाने दिया। तो ब्रिंकमैनशिप से फायदा भी होता है, लेकिन आप भी तो अपने खतरे में अपने आप को खतरा उठा रहे हैं ना। हो सकता है कि सामने वाला ड्राइवर भी चढ़ा दे कि लो हो जो होगा देखा जाएगा। तो इससे आप यही बात है कि आप न केवल दूसरों को डरा रहे हैं बल्कि स्वयं भी खतरे में पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये स्टार क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को एक्सीलरेट ही कर देता, कुछ पता थोड़ी था। विधिपरक मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, ये चार्ल्स ई लिंडब्लॉम का। तो इंक्रीमेंटल मॉडल के तहत जिसको चार्ल्स लिंडब्लॉम का है, तो इस मॉडल के अनुसार नई नीतियां नहीं बनाई जाती हैं बल्कि पुरानी नीतियों में ही कुछ नई बातें जोड़ दी जाती हैं। नई नीतियों के बजाय पुरानी नीतियों में आंशिक बदलाव किए जाते हैं। तो हमने देखा है कि 2014 के बाद जब सरकार पलटी, बीजेपी की सरकार आई, तो ऐसा नहीं है कि जो नीतियां हैं नए तरीके से बनी, जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी चली आ रही थी उनको नया नाम दे दिया गया, जो स्कीमें थी बदल दी गई। तो यही बात है कि जो पॉलिसीज हैं उनको आप कुछ नया परिवर्तन करके उसमें फिर से चीज़ों को वही चलाते रहते हैं बेसिकली। व्यवस्था प्रतिमान सिस्टम मॉडल, ये डेविड स्टन का है, पॉलिटिकल सिस्टम उनकी पुस्तक 1953 में आती है, में दिया है। यह सूचना सिद्धांत की अवधारणा पर टिका है। यह मॉडल शाखा तकनीक यानी ब्रांच टेक्निक तथा स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग या ब्लैक बॉक्स मॉडल भी कहा जाता है इसको। इनपुट को आउटपुट में बदलने की क्रिया को ही ब्लैक बॉक्स मॉडल कहा जाता है, जो नीति निर्माण की चिंतन मंथन की प्रक्रिया को बताता है। अर्थात इनपुट और आउटपुट में बदलने के दौरान हुआ मानो सामाजिक मंथन। तो इनपुट आउटपुट में बदलने के दौरान जो सामाजिक मंथन होता है वही, यानी जो फीडबैक होता है, आगामी नीतियों के लिए इनपुट का काम करता था। हमने जब डेविड स्टन का मॉडल पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है यहाँ पर आप डिमांड रखते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं और एक सप्लाई होती है ना, डिमांड एंड सप्लाई होती है। यहाँ पर आपको या एक ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, इनपुट बनते हैं। और यहाँ से आप एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो डिमांड्स सप्लाई अंदर जाती हैं और फिर यहाँ से आउटपुट निकाला जाता है। तो आउटपुट पॉलिसीज के रूप में निकलता है और एक फीडबैक चैनल होता है। तो जो डिमांड आई थी उसको हमने आउटपुट में बदला, तो क्या वो पर्याप्त था या उसमें और परिवर्तन हो सकते हैं, फीडबैक दिया जाता है। तो यही है इनपुट आउटपुट मॉडल। तो इसमें क्या है कि जो फीडबैक है बेसिकली, तो अगर आपने कहा कि जो एजुकेशन पॉलिसी आपने लाया था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, तो जो फीडबैक मिला तो वो आगामी नीतियों के लिए इनपुट का कार्य करेगा कि अब हमें ये गलती तो नहीं करनी। नीतियां पर्यावरण से प्रभावित होती हैं तथा पर्यावरण को प्रभावित भी करती हैं। तार्किक चयन प्रक्रिया, रैशनल चॉइस मॉडल, इसका अन्य नाम है लोक चयन यानी पब्लिक चॉइस। राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी मॉडल है ये। आधुनिक लोक चयन उपागम के प्रमुख जो अध्येता हैं वो नोबेल विजेता अर्थशास्त्री जेम्स बुचानन हैं। समर्थक हैं केनेथ जे एरो, विंसेंट ऑस्टॉम, निस्कैनन और गॉर्डन लॉक। बाजार हो या राजनीति, नीति निर्माण सामूहिक सौदेबाजी होती। बाजार हो या राजनीति, नीति निर्माण सामाजिक समझौतेबाजी होती है या सामाजिक सौदाबाजी होती है या कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। तार्किक प्रतिमान इंडस्ट्रियल मॉडल, ये वाइट रोर का है। इन्हें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट 9 में तभी पढ़ेंगे। तार्किकवाद अधिकतम सामाजिक लाभ पर टिका हुआ है। लोकनीति ऐसी जो लागत की बजाय लाभ दे, अधिक दे, अन्यथा इसको त्याग दिया जाता है। तो लोकनीति ऐसी होनी चाहिए जो लागत की बजाय लाभ अधिक दे। अतः प्रत्येक
विकल्प को लागत लाभ के आधार पर जांचा जाता है। कूड़ादान प्रतिमान यानी गार्बेज केन मॉडल, तो ये माइकल कोहेन एवं मार्च ऑल्सन का है, मार्च और ऑल्सन का है। पहले कूड़ादान रखा जाता है, फिर कचरा ढूंढा जाता है, अर्थात यह मॉडल अन्यों से उल्टा चलता है। पहले समाधानों का निर्धारण किया जाता है, फिर समस्याएं खोजी जाती हैं। प्रशासनिक संगठनों को बहुत समाधान और सुझाव मिलते हैं, जिन्हें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। जो ही कोई समस्या आई, समाधान टोकरी से रद्दी टोकरी से निकाल कर फिट कर दिया जाता है। फिर थ्योरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, इसमें रेशनल चॉइस, रेशनल इलेक्ट्रल मॉडल आता है सबसे पहले। तो यह मॉडल मानव को आर्थिक मानव यानी इकोनॉमिकल मैन मानता है, इकोनॉमिक मैन मानता है, जो रेशनल है और जो अपने हित को समझता है, अपने इंटरेस्ट को समझता है। वो तार्किक है, वो समझ सकता है कि हमें एज अ कस्टमर हमें कौन सी चीज़ लेने में या कितना मोल भाव करने में फायदा होगा। जो भौतिक संतुष्टि के लिए उपयोगिता अधिकतमीकरण यानी जो उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में विश्वास करता है। इस मॉडल में लागत लाभ विश्लेषण व व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को केंद्रीय स्थान दिया जाता है। वर्जीनिया स्कूल यूएसए के विद्वान जेम्स बुकानन एवं टुलोक इसी के समर्थक हैं। एंथनी डाउन्स भी इसी का समर्थन करते हैं। न्यू राइट यानी नव दक्षिणपंथी भी इसी मॉडल को स्वीकार करते हैं। यह मॉडल मानव को पूर्ण विवेकशील मानता है, अतः नीति निर्माण में व्यक्तिगत हितों इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट हैं को वरीयता दी जाती है। पर हार्वर्ड साइमन ने इस संबंध में सीमित विवेकशीलता यानी बाउंडेड रेशनैलिटी की अवधारणा दी है। यह अवधारणा परफेक्ट रेशनैलिटी की उल्टी। तो बेसिकली जो परफेक्ट रेशनैलिटी है उसमें ये देखा जाता है या ये माना जाता है कि जो एक्टर्स होते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, रेशनल होते हैं और वो हमेशा अपने हित में या अपने जो इंटरेस्ट है उसको मैक्सिमाइज करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन जो बाउंडेड रेशनैलिटी कॉन्सेप्ट है वो ये मानता है कि हमारे मस्तिष्क की एक सीमा है डिसीजन मेकिंग की। तो हम अब जो अपने गोल्स जो अचीव करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल जो हमारी बाउंडेशन है उससे हम कहीं ना कहीं बच के रह जाते हैं। तो हम परफेक्ट रेशनैलिटी कभी अचीव नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं जहां पर हम पूर्णतः श्योर हो जाएं कि नहीं ऐसा ही होगा, है ना। कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया तब क्या करोगे? तो परफेक्ट रेशनैलिटी तो अचीव की नहीं जा सकती है। बाउंडेड रेशनैलिटी होती है किसी भी संगठन, किसी भी प्रक्रिया में। इंक्रीमेंटल मॉडल, वृद्धिशील मॉडल, इसके समर्थक हैं चार्ल्स लिंडब्लॉम एवं डेविड ब्रेब्रुक। तो लिंडब्लॉम एवं ब्रेब्रुक ने इस मॉडल को डिसजॉइंटेड इंक्रीमेंटलिज्म, असंबद्ध वृद्धिशील मॉडल कहा है। इस मॉडल के अनुसार व्यवहार में अपर्याप्त जानकारी व कम सूझबूझ के कारण साहसिक व नवीन निर्णय लिए नहीं जाते। व्यवहार में अपर्याप्त जानकारी एवं कम सूझबूझ के कारण साहसिक एवं नवीन निर्णय नहीं लिए जाते हैं। नीति निर्माता मौजूदा ढांचे और पैटर्न के भीतर ही निर्णय लेना सुरक्षित समझते हैं, अतः वो पुराने निर्णयों व नीतियों के आधार मानकर निर्णय लेते हैं या नीति निर्माण करते हैं। लिंडब्लॉम ने इसे साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू कहा है। तात्पर्य है कि किसी गड़बड़ से बचने के लिए पुराने निर्णय को आधार बनाकर जिसका मूल्यांकन हो चुका। तो किसी गड़बड़ से बचने के लिए पुराने निर्णयों को आधार बनाना जिसका मूल्यांकन हो चुका है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपने से इनोवेशन करने की बातें ना करने। अगर ऐसा कोई केस है या ऐसा कोई केस आया था जिस केस को आप डील कर रहे हैं, इस पर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या निर्णय लिया था, आप उसी को फॉलो कर लीजिए बस। इससे क्या होगा कि आप एक पैटर्न सेट कर देंगे, एक आप कह देंगे कि भाई रूल्स रेगुलेशन में इस तरह पहले भी निर्णय लिया गया, मैं भी लिया, तो मेरी क्या गलती क्या है। आप इनोवेट करेंगे तो हो सकता है आपके पास आपके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाए, तो आप क्या ही करेंगे। तो इसलिए गड़बड़ से बचने के लिए कि हाँ भाई पहले भी ऐसा हुआ है, मैं भी ऐसे किया है, जो करना है कर लो, ये बात है। इसमें इनोवेशन नहीं रह जाता है फिर कुछ भी। इस मॉडल के अनुसार नीति निर्माता समस्या को दूर करने के इच्छुक होते हैं, मूव अवे फ्रॉम प्रॉब्लम, बजाय उन्हें हल करने के। तो समस्या को दूर करना चाहते हैं कि कैसे कैसे समस्या हमसे दूर चली जाए, उसको सॉल्व करने का वो प्रयास नहीं करते। फिर तार्किक चयन मॉडल, जहां व्यक्तियों को पूर्ण विवेकशाली मानता है, वहीं वृद्धिशील मॉडल उन्हें पूर्ण विवेकशील नहीं मानता। पूर्ण विवेकशील व्यक्ति को तो समस्या के सभी पक्षों की पूर्ण जानकारी होती है तथा वह पूर्णतया सही एवं नवीन निर्णय लेता है, जबकि वृद्धिशील मॉडल ऐसा नहीं मानता है। अमिताई एटिजियानी तार्किक चयन मॉडल व वृद्धिशील मॉडल के बीच की इस खाई को पाटने के लिए मिक्स्ड स्कैनिंग का विचार दिया है। मिक्स्ड स्कैनिंग के तहत इंक्रीमेंटल प्रोसेस से पहले रेशनल प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। रेशनल प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। फिर नौकरशाही संगठन मॉडल, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मॉडल,
तो तार्किक चयन मॉडल व वृद्धिशील मॉडल ब्लैक बॉक्स मॉडल है, जो निर्णयों को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देता है, जबकि नौकरशाही संगठन मॉडल ब्लैक बॉक्स मॉडल के अंदर जाकर इस बात का पता करता है कि कैसे संगठन से जुड़े व्यक्ति व प्रक्रिया निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इस मॉडल का प्रणेता ग्राहम एलिसन है, जिसने 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस योद्धा के संदर्भ में इस मॉडल का विचार दिया। फिर विश्वास प्रणाली मॉडल, बिलीफ सिस्टम मॉडल, तो यह मॉडल नीति निर्माण में व्यक्ति एवं सरकारी विभागों की बजाय विचारों एवं आइडियोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका को मानता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से पब्लिक पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।